family. Today we start the act which is Pitt's India Act 1784. इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका है, जिसमें हमने पहले की रेगुलेटिंग एक्ट और अमेंडिंग एक्ट जो था वो हमने पढ़ लिया है. अब हम पढ़ने वाले पिट्स इंडिया एक्ट. व्हाट इज़ ऑल अबाउट इट, लेट अस स्टडी. बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं. ब्रिटेन्स इंक्रीज्ड profession in India made it necessary for the administration there to be supervised by the government rather than be left in the hand of commercial East India Company. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साबित कर दिया कि हम इस लायक है ही नहीं कि हम इंडिया को चला सकें, इसलिए जो भागदौड़ है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेनी चाहिए. ठीक है. द एम ऑफ द एक्ट वॉज टू ब्रिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन and India under the control of British government. This act resulted in a dual control of British profession in India by the British government and the company. However, the final authority rested with the government. मतलब इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ब्रिटिश इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं वो कंट्रोल करने लगती है. ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है. इसमें मतलब एक ड्यूअल कंट्रोल हो जाता है इंडिया के ऊपर. एक तो सरकार चला रही होती है और एक कंपनी चला रही होती है. बेसिकली इस एक्ट में क्या था, डबल गवर्नमेंट. इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो गई थी जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करती थी कंपनी के, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट हो चुकी थी जो कि कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करती थी. दूसरी चीज़ है रिप्रेजेंटेशन. इन दिस सिस्टम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करती थी कंपनी को. चेंज इन कंपोजिशन. द गवर्नर जनरल council strength was reduced to 3 members. One of the 3 would be commander in chief of the British क्राउन आर्मी इन इंडिया. तो बेसिकली पहले जो 4 काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो 2-2 मेजॉरिटी में हो जाते थे, मतलब 2-2 बढ़ जाते थे, तो कोई डिसीज़न ले नहीं पाती थी काउंसिल गवर्नर जनरल. तो अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल की जो स्ट्रेंथ है वो 3 कर दिए, जिसमें से एक जो कमांडर इन चीफ होता था ब्रिटिश क्राउन का. डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी. इट वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्क्लोज disclose the property of India and British within 2 months of their joining. यानी कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे, जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी उनके पास क्या है वो ज्वाइन करने से पहले डिस्क्लोज करनी पड़ती थी. अब इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, डिमार्केशन ऑफ फंक्शन. यानी कि द एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. यानी कि अब दोनों कमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट हो चुका था. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज लुक आफ्टर पॉलिटिकल अफेयर्स वाइल द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज अलाउड कमर्शियल. यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं, कोर्ट में सी आता है, कमर्शियल में सी आता है, तो सी. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो कमर्शियल अफेयर्स देखने लग गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखने लग गया था. यहाँ पे मतलब एक क्लियर डिमार्केशन हो चुकी थी पावर की. ब्रिटिश प्रोफेशन. द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश प्रोफेशन इन इंडिया. तो कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया के अंदर उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश प्रोफेशन इन इंडिया कहा गया. डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. दस कंपनीज बिकम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था कंपनी के ऊपर, यानी कि अब कंपनी अपने आप से कोई काम नहीं कर सकती थी. इट इज़ ऑल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्राउन अथॉरिटी स्टैब्लिश हो चुकी थी. सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स इंडियन टेरिटरी. तो ब्रिटिश क्राउन के यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी वो स्टैब्लिश हो गई थी सिविल अफेयर्स और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे इंडियन टेरिटरी की. और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टिल मोनोपोली थी कंपनी की. बाय रिड्यूसिंग द गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर ऑफ 3 इट रिमूव एनी चांस ऑफ
बीइंग अ टाई, मतलब इसको इसीलिए ही कम किया था क्योंकि बार बार टाई की सिचुएशन आ रही थी। 4 लोग थे तो 2-2 बढ़ जाते थे, तो ना कोई मेजोरिटी होती थी ना कोई माइनॉरिटी होती थी। तो इस टाई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 3 मेंबर्स का प्रोविज़न लाया गया इस एक्ट के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, और जिसमें जो एक था वो कमांडर इन चीफ होता ही होता था। शॉर्टकमिंग ऑफ द एक्ट क्या थी? Despite bring many changes to overcome the defects of regulating act, the PITS Act had many shortcomings of its own. क्या थी shortcomings? लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज़ के बीच में? मार्जिन, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल की कहाँ तक है, ब्रिटिश जो कंपनी है उसकी पावर कहाँ तक है, ये चीज़ें ऐसे क्लियर नहीं थी। आल्सो द बाउंड्री बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं कही गई, मतलब उनका एरिया ऑफ जुरिडिक्शन क्लियर नहीं था। ड्यूल अकाउंटेबिलिटी, द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व बोथ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन। तो गवर्नर जनरल थे, उनको दोनों को सर्व करना पड़ता था, कंपनी को भी सर्व करना पड़ रहा था, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को भी सर्व करना पड़ रहा था। एक यहाँ पे रिमेंबर दिस में कुछ लिखा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एस्टेब्लिश बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हैज़ 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट कॉल्ड बिकॉज क्योंकि जो इसको इनेक्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें प्राइम मिनिस्टरशिप थी विलियम पिट्स के पास, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट था। मतलब ये पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए था क्योंकि इसमें जो हेड थे उनका नाम पिट्स था, विलियम पिट था। ठीक है, ओके, दूसरे एक्ट की तरफ चलते हैं। इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या था? द एक्ट वॉज पास टू फुलफिल द डिमांड मेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, यानी कि एक्ट पास किया गया था ताकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। इसमें क्या था बेसिकली? एम्पावर ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब अभी अब तक आप देखते आ रहे होगे, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जनरल को थोड़ा सा कम पावर देने की कोशिश की जा रही है। तो इस वाले एक्ट्स में इनको एम्पावर किया गया, जैसे कि पावर बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। अब गवर्नर जनरल के पास दोनों पावर आ गई, एक तो वो गवर्नर जनरल है ही, फिर दूसरी पावर आ गई उनके पास कमांडर इन चीफ की। एक्सेप्शनल पावर, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज गिवन द पावर टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहे, यानी कि गवर्नर जनरल चाहे, तो वो अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरकम कर सकते थे, ओवरराइड कर सकते थे। अब क्या होता है, इसके बाद चार्टर एक्ट आता है। ये हर 20 साल में फिर ये आने लग गया था चार्टर्स एक्ट, की जो एक्ट पहले भेजा था उसके अकॉर्डिंग कैसे इंडिया में काम हो रहा है उसको देखने के लिए। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें बैकग्राउंड क्या था? इट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस एक्ट ऑथराइज द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो ट्रेड मोनोपोली दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट केवल पॉलिटिकल और सिविल अफेयर्स संभाल रही है, कमर्शियल अफेयर्स अभी भी कंपनी के पास हैं, तो अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हुआ है। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, overriding power. The overriding power given to Lord Cornwallis over his council was extended to all future governor general and governors of presidencies। यानी कि अब केवल ये पावर जो थी ओवरराइड करने की वो केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास थी इस वाले एक्ट में, एक्ट ऑफ 1786 में। बट अब ये चार्टर एक्ट में ये पावर हर गवर्नर जनरल को दे दी गई है, और हर गवर्नर के प्रेसिडेंसीज के जो भी गवर्नर थे उनको भी ओवरराइड करने की पावर मिल गई अपने काउंसिल्स के डिसीजन को। Centralization of power. The act gave Governor General extensive power over the subordinate presidencies of Madras and Bombay. एक्ट क्या करता है? गवर्नर जनरल को एक्सटेंसिव पावर दे देता है, यानी कि जो भी मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर जनरल हैं, यानी गवर्नर है, उसको गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं? सबऑर्डिनेट कर सकते हैं। मतलब वो दोनों जो मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं वो सबऑर्डिनेट है गवर्नर जनरल के, और गवर्नर जनरल उनकी पावर को क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। और क्या क्या था एक्ट के अंदर? मैंडेटरी अप्रूवल कर दिया गया था, यानी कि रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, द गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ। यानी कि पहले इनके अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल नहीं लगता था, बट अब इनके अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल लगने लग गया था। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी वॉज नाउ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू।
तो कंपनी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया था अपने। अब पहले क्या था कि सरकार पेमेंट का करती थी इन कंपनीज़ की, अब एम्प्लॉय को पेमेंट कंपनी ही करेगी बाय द इंडियन रेवेन्यू, यानी कि जो इंडिया से रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रही है उसको पेमेंट इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो रेवेन्यू इनकी एम्प्लॉय की सैलरीज में जाएगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए हर साल कंपनी पे करेगी। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, द एक्ट सेपरेटेड द कंपनी फंक्शन इनटू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशियल फंक्शन। तो कंपनी का यहाँ पे सेपरेट, कंपनी का जो फंक्शन था जुडिशरी का और एडमिनिस्ट्रेशन का, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फंक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर 20 साल बाद एक दूसरा चार्टर आता है, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका बैकग्राउंड क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज़ इन यूरोप हैड कॉज ग्रेट सफरिंग फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो नेपोलियन का जो राइज़ हो रहा था वो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा खल रहा था, उनके ट्रेडर्स को, उनके मर्चेंट्स को। कॉन्टिनेंटल सिस्टम प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू टेरिटरी टू फ्रेंच अलाइज इन यूरोप। जो ब्रिटिश अपने गुड्स इंपोर्ट करना चाह रहे थे फ्रांस में, वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स टू बी गिवन शेयर इन ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया एंड डिसॉल्विंग द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब फ्रांस में वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे तो फिर ब्रिटेन के अंदर जो ट्रेडर्स थे उनके अंदर डिमांड बढ़ने लग गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म की जाए और वहाँ पे अब कोई और कंपनी भी चाहती है ट्रेड करना तो वो कर सके। द कंपनी हैड बीन ऑब्जेक्टिंग टू दिस, कंपनी का इस पे ऑब्जेक्शन था, मतलब जो उनकी मोनोपोली थी वो ख़त्म हो जाएगी तो हर कोई ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही। फाइनली द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड ब्रिटिश मर्चेंट्स टू ट्रेड इन इंडिया। तो फिर चार्टर एक्ट के जब वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ा ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, ब्रिटेन के राजा ने कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी और बाकी के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको भी अलाउ कर दिया कि भाई तुम जाके ईस्ट में, इंडिया में, चाइना में जहाँ भी जाके ट्रेड कर सकते हो। पर यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि चाइना और इंडिया के साथ जो टी ट्रेड था, चाय का ट्रेड था, वो उसकी मोनोपोली अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। इसमें क्या था, पार्शियल ट्रेड मोनोपोली थी, यानी कि जो कंपनी थी उसके पास केवल मोनोपोली थी चाय की इंडिया और चाइना के साथ। सोवेनिटी थी, क्राउन सोवेनिटी आ गई थी अब, मतलब अब क्राउन देख रहा था सब चीज़ को। रिलीजियस एक्टिविटी थी, यानी कि परमिशन ग्रांट कर दी थी क्रिश्चियन मशीनरीज़ को कि वो इंडिया में आए और अपने रिलीजन को फैलाएं, अपने रिलीजन के बारे में टीचिंग दें। इम्प्रूव कर दिया था लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि लोकल गवर्नमेंट लोगों से टैक्स ले सकती थी, अगर जो टैक्स ना दे उसको फिर वो पनिश भी कर सकती थी। एजुकेशन, यानी कि अ सम ऑफ ₹1 लाख वॉज ग्रांटेड टू द एजुकेशन फॉर द इंडियंस, यानी कि 1 लाख रुपए इंडिया के जो लोग थे उसकी एजुकेशन पे जो ब्रिटिश सरकार थी उनने देने की बात की। सिग्निफिकेंस क्या था एक्ट के बारे में, हिस्टोरियन गौरी विश्वनाथ इन हिज बुक Marks of Conquest has identified 2 major changes that came result, मतलब उनने अपने बुक में 2 चेंज के बारे में बताया था जो इस एक्ट के बाद आए थे। फर्स्ट था अजम्पशन बाय द ब्रिटिश ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन एजुकेशन, यानी कि उन्होंने कहा था कि इंडियन के एजुकेशन में इधर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी थी। और रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो भी कंट्रोल हो गई थी इस एक्ट के बाद। The impetus of new educational responsibility are attributed to the mood in the English Parliament. According to the विश्वनाथ, उन्होंने क्या कहा, जो parliamentary were concerned with the extravagant lifestyle of East India Company officials and company ruthless exploitation of natural resources. They felt that the British should let loose. For an example, in short, यहाँ पे ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी मोनोपोली ख़त्म हो गई थी बस चाइना के साथ टी ट्रेड को छोड़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।